बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन रुकनी रिपोर्टर्स बेंच 10 मुहर्रम की छुट्टी के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, 2-3 आज ख़बरें हैं जिनके ऊपर बात करनी है। सबसे पहले आपको एक एक्सक्लूसिव से आगाज़ करते हैं। वो ये है कि हुकूमत की अब अगली स्ट्रेटजी क्या है। अदालत से, क्योंकि एक तो ये फ़ैसला कर लिया गया कम्प्लीटली कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो तस्लीम नहीं किया जाना, यानी कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना। और इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून ने, आपको याद होगा कि नज़रसानी दरख्वास्त भी दायर कर रखी थी, और उसमें अपडेट यह है कि मुस्लिम लीग नून की नज़रसानी दरख्वास्त को बाकायदा नंबर अलॉट कर दिया गया है, और उसका नोट भी मुतलका ब्रांच की जानिब से ज़राए बता रहे हैं कि पुट अप कर दिया गया है आगे फिक्सेशन और कमेटी में इसके जायज़े के लिए, बेंच वगैरह के मामलात के लिए। आगे स्ट्रेटजी की जहाँ तक बात है कि हुकूमत ने इसको डील किस तरह करना है, इस मामले पे हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ही एक पेज के ऊपर आ चुके हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब का ये ज़राए बताते हैं कि मशवरा है नवाज़ शरीफ साहब को कि जनाब आप ये बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करवाएं, एक दिन में 10-10, 15-15 आप पार्लियामान का फ़ोरम इस्तेमाल करें, क्योंकि पार्लियामान का फ़ोरम इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे जैसे उमर अता बंदियाद साहब के दौर में पार्लियामान में कभी करारदादें पास हो रही हैं तो कभी जनाब तकरीरें हो रही हैं, तो उनमें तो पकड़, हाँ उनमें पकड़ तो नहीं हो सकती। वो फ़ोरम इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया गया है। और साथ ही साथ हमारे ज़राए ने यह भी बताया है कि कौमी असम्बली, सेनेट, इसके अलावा पंजाब असम्बली से, सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियों से करारदादें भी बाकायदा मखसूस नशिस्तों के मामले पे पास करवाई जाएंगी, ये कि और ये तकारीर भी की जाएंगी। के भी करेगा करारदाद पास, फिर उसको कहाँ रखेंगे? वो तो फेवर में कर देगा ना। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, करारदादों से तो बहुत थोड़ी डलता है। अच्छा, वो तो आपका इंट्रो काटा, लेकिन गल आई हुई से बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा, उसके बाद जनाब अगली चीज़ ये भी की जाएगी कि जो तकारीर में और हर चीज़ में सुहेल साहब जो चीज़ हाईलाइट की जाएगी वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जनाब फैसलों को, आइन को रीराइट कर रही है, और इस हवाले से मुख्तलिफ मिसालें दी जाएंगी। आर्टिकल 63 की तशरीह का भी तकारीर में जो पार्लियामान के अंदर मामला उठाया जाएगा, हो सकता है करारदादों में भी आ जाए, उसका भी हवाला दिया जाएगा। जो माजी में मार्शल लॉ को एंडोर्स करते रहे हैं, मुख्तलिफ फैसले सुप्रीम कोर्ट के बात करें, पार्लियामान बनाम सुप्रीम कोर्ट जंग छेड़ना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसी बात है। ये एक हेड ऑन बेसिकली जाना चाह रहे हैं जुडिशरी के साथ, और फुल टाइम पंगा लेने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। फिर एक और चीज़ भी शामिल कर लें। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होगा ये मई 2006 में ऐसा मज़ाक़ जमहूरियत हुआ था, सॉरी मिसाक़ जमहूरियत था लंदन में। अच्छा, उस मिसाक़ जमहूरियत में एक शिक ये भी थी कि मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट का क्या अमल में लाया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट को कह लें कि दबाव में लाने के लिए या पैरेलल एक सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली दबाव में लाने के लिए टैक्टिक्स यूज़ होंगी कि इस किस्म की गुफ्तगू की जाएगी। हो सकता है एक आधा बिल भी कोई आ जाए कि जनाब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट का क्या अमल में लाया जाएगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये दी जाएगी 58,000 से ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं, और एडहॉक जजेस भी सुप्रीम कोर्ट में लगाना पड़ रहे हैं, तो केसेस निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने केस निपटाएगी। जो सिर्फ आइनी मामलात होंगे वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट देखेगी। इस किस्म की टैक्टिक्स भी इस्तेमाल की जाएंगी गवर्नमेंट की जानिब से आइंदा चंद दिनों में, आप देखेंगे मखसूस नशिस्तों के मामले पे प्रेशराइज़ करने के लिए। और बाकर साहब ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं, मशहूर आलम साहब भी इनकार कर चुके हैं। अब जो 4 जज लगाने थे वो रह जाएंगे 2 में से। फिर जैसे हमने उस दिन राय साहब ने, मैंने बताया था कि केसेस निपटाने का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ सरदार तारिक साहब का है, और दूसरे मियाँ खेल साहब सिर्फ बेंच बनाने में ही काम आ सकते हैं, तो बाकी वो उनका ऐसा केस बनकर बैठे रहते हैं, उनका केस निपटाने में ऐसा कोई वो किरदार नहीं होगा। सुहेल रशीद साहब, ये जो गवर्नमेंट की अब स्ट्रेटजी है, जो हेड ऑन जाने का फ़ैसला किया है, तो ये आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट अपना सर फड़वाएगी हेड ऑन जब होगा, या फिर लड़ते लड़ते होगी गुम, एक ही चौंच एक ही दुम? अच्छा, इसमें सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। सज्जाद अली शाह साहब के दौर में आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ऐसे ही लड़े थे, तारीख बताती है कि इसी पर हमला किया था ना। जी, लेकिन इस बार सिचुएशन मुख्तलिफ है। उस वक्त सज्जाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस थे, और अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, और मतलब काजी साहब की तरफ से साहब के लिए हम ताना देखते हैं, अपने जजेस के साथ खड़े होते हैं, अदलिया के साथ खड़े होते हैं, या फिर वो। और आज जो इलेक्शन, आज जो सुर्खी बता रहे हैं मुझे, जरा आप उसकी ना ज़िमनी भी डालते हैं। आज जो इलेक्शन कमीशन इजलास करेगा ना, उसका एलामिया भले कुछ भी हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले पे ज़राए बता रहे हैं कि ऑन बोर्ड है। ऑन बोर्ड किया है जी, खबरें मैं अपने व्लॉग में बता चुका हूँ, ज़राए से फीड की जा रही है। मैं आपको एक और सिचुएशन बता रहा हूँ। आप जो पार्लियामेंट और अदलिया की जंग एक वो कर रहे हैं ना प्रेडिक्ट, उसमें कोई ऐसी दूबदू जंग नहीं होगी, उसमें आप स्पीकर को शामिल करें, स्पीकर पर नज़र रखें। स्पीकर की कोई रूलिंग आ सकती है,
रूलिंग क्या आ सकती है कि फ़र्ज़ किया काबीना एक डिक्लेरेशन कर दिया जी कि पीटीआई बैन। अब अच्छा। कानून तो ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से हो के नहीं निकलेगा तब तक वो अरकान कंसीडर होंगे। उस काबीना फैसले के फ़ौरन बाद ही ना उन अरकान को फारिग करने की एक वो इलेक्शन कमीशन को भेज सकते हैं स्पीकर साहब कि जी ये आ गई है और सुप्रीम कोर्ट की स्पीकर नहीं कार्रवाई- भेजेंगे सर, वजारत दाखिला के उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन खुद करेगा, स्पीकर ने नहीं भेजना। अच्छा नहीं, मेरी बात सुने ना, स्पीकर का पार्लियामान के अंदर कौन मेंबर है कौन नहीं है उसके ऊपर उसका वो है या नहीं है, वो है, उनको लेकिन- दाखिल नहीं होने देंगे। सर ठीक जब है, इलेक्शन वो कहेंगे कमीशन नहीं डी यार, नोटिफाई कर देगा तो दाखिला वैसे ही बंद हो और जाएगा। मेरी बात सुने ना, इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाइड डायरेक्ट कैसे करेगा? कानून, मुझे पहले पूरी बात तो करने दे ना। कानून ये है कि इलेक्शन एक्ट की 212 और 213 में इसका जिक्र है। 212 एक जो है वो ये कहती है कि डिक्लेरेशन होगा, 212 2 ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, जैसे आइन के आर्टिकल 17(2) में है 17(2) ना, में। 17(2) उसकी तफसील फिर उसमें जाके इलेक्शन एक्ट की 212 2 में है। फिर 213 आती है जो ये कहती है कि उसका इफेक्ट किया होगा, इस सारे प्रोसेस का इफेक्ट ये होगा कि उस पार्टी के सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो पार्लियामेंट के या सूबाई असम्बली के मेंबर नहीं रहेंगे। वक्त जब सुप्रीम इस 212 2 को बाईपास करके एक तशरीह नहीं की जाएगी कि नहीं 212 के मुताबिक डिक्लेरेशन आ गया, 213 के मुताबिक ये नायल हो गए, अब उनको पहले ही रोक दिया जाए और इसी की आड़ में मखसूस चीज़ों के फैसले पर अमल दरामद तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। हाँ जी। और ये एक नई तशरीह का मामला बन जाएगा, फिर अलग दरखास्त आ जाएगी कि जी ये पहले होगा या बाद होगा। इस दौरान एक लंबा खेल जो है ना वो चलता रहेगा। और मीन वाइल इलेक्शन कमीशन के आप साहब दोबारा के हैं कि चूँकि आप वो मेंबर रहे नहीं, मखसूस नशिस्तां फिर दे दी हैं ठीक है, और ऐसे ही- दोबारा उसको खिलाफ आते रहना अदालत में। हाँ। इस दौरान आईनी तरमीम भी हो सकती है, सब कुछ मुमकिन है। लेकिन मुझे ये नहीं लग लेकिन रहा। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह मैं से, मशवरा नहीं दे रहा किसी को, मैं नहीं। आपको बता रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी। मैं एक सवाल आपसे कि सुप्रीम कोर्ट जिस अंदाज में कह चुकी है कि उनको सीटें देना गैर आईनी गैर कानूनी था, तो फिर दोबारा उनको कैसे दी जा सकती हैं? जब सुनी था कौंसिल भी नहीं बची, कोई भी नहीं बचा, तो सीटें कहीं तो जाएंगी ना। वो कहेंगे जी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुस्तकिल हो गया, मुझे- तशरीह करते रहेंगे। सर साहब फिर अगली मुझे बार जब सुप्रीम कोर्ट में लगा केस तो मेरा ख्याल है तब जैसे मंसूर अली शाह साहब की दौर शुरू हो चुका होगा, 2-3 माह का ही तो वक्त है, ये इस प्रोसीजर में गुजारा जा सकता यार, है। आगे चीफ अदालत में जस्टिस- वैसे भी छुट्टियां हैं, आगे चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब को कहा गया तो लड़ाई जब करनी है तो लड़ाई के ये जो रुख हो सकते हैं। मैं आपको उन्हें- एक बता रहा हूँ कि ये चीज़ें निकल सकती हैं, ये होती रही हैं। यहाँ तशरीह के हाँ। मामला फंसा के सींग अड़ाए जाते हैं। देखिए मकसद जब पंगा डालना हो ना, फिर आप किसी भी किस्म का डाल सकते आप हैं। फिर कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन आगे काजी साहब को कहा गया यू गो प्लीज़ यार। वो मखसूस नशिस्तों वाले इजलास में जब हुआ था तो उन्हें कहा गया था कि जजेस ने यू गो प्लीज़ आप चले जाए, वो तराश कर रहे थे इजलास ना। उठ के चले जाएं, क्या नहीं नहीं, मतलब आप जो वो फोर्स कर रहे थे कुछ चीज़ों पर, तो फिर बाकी जजेस ने कहा। ये जो सोहेल साहब बात कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है मुझे एहतराम का रिश्ता है उनका, तो मुझे सारी नहीं जजेस लगता के सोहेल साथ। साहब कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब अदलिया के साथ नहीं खड़े होंगे। उन्हें अदलिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उन्हें उस फैसले पर अमल दरामद करवाना होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के दौर में अगर अमल दरामद ना हुआ तो वो आगे 13 जनवरी का एक उन्होंने फैसला दिया हुआ है, क्या वो यही लेगेसी लेकर यार वो कह रहे हैं उस फैसले को गलत समझा आपने, अब कह चुके हैं, अब और क्या चाहते हैं? हाँ चले, कह दिया उन्होंने, गलत समझा। अब उन्हें अपनी अदलिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, मजे की बात वो और कह रहे हैं फैसले गलत पर समझा, implementation वो करवाना कह रहे हैं होगा। गलत समझा, इलेक्शन कमीशन कह रहा है इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं ठीक, अब भी कह रहे हैं ठीक समझा। उनके सामने खड़े वो होकर कह रहे हैं कहते हैं सानू ना। दसिए ये कि ऐसे उनके सामने खड़े होकर चीफ जस्टिस साहब के सामने खड़े होकर उनका वकील जनाब सिकंदर बशीर साहब खड़े होकर सामने कहते हैं कि जी वो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि आपने गलत उसको इंटरप्रेट किया। वो कहते हैं नहीं, हमने दुरुस्त किया था, जो आपने हमने दुरुस्त किया था, आपने गलत किया। मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 8, 9, 11 जजेस को गलत कह रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हट दरवी देखे, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने लिख दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गैर आईनी काम किया सेक्रेटरी है। इलेक्शन कमीशन कौन है आजकल? वो है ना उमर हमीद साहब ही। उमर हमीद साहब, मैंने सुना है 8 जजेस से ज़्यादा दानिशमंद हैं। अच्छा, हाँ हो सकता है जी, वो तो अकल कुल ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं, सेक्रेटरी। हाँ सिकंदर सुल्तान राजा साहब दानिशमंद हैं, वैसे सेक्रेटरी साहब तो इन मामलात में कम ही पड़ते होते हैं। वो अरिस्टोटल हैं, ये प्लाटो हैं, बात तो सही है ना। सेक्रेटरी किसी मिनिस्ट्री का हो, किसी इदारे का हो, स्याह और सफ़ेद का मालिक होता है। सर इलेक्शन कमीशन में मामला थोड़ा डिफरेंट है। और बेशक डिफरेंट है। मैं आपको अच्छा जी, practically बताता हूँ। अब मैं आपको प्रैक्टिकली वो बता रहा हूँ जो आजकल हो रहा है। अच्छा जी, आते हैं अगले मुद्दे की जानिब। जैसे मकबूल बाकर साहब ने जी इनकार कर दिया, ज़ाय कह रहे हैं उन्हें, बल्कि आसमा शराजी से उनकी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि मैं
जो है वो ये डाक जज नहीं बनूंगा, माजरत कर ली है। लेकिन जिस दिन मुशीर आलम साहब ने माजरत की थी उसी दिन हमने कहा था कि उनकी जो है ना वो गवर्नरी, सिंध की गवर्नरी में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे मकबूल बाकर साहब के व्लॉग में भी ये कहा था। जैसे मकबूल बाकर साहब वो जनाब जज रहे हैं कि कितने ही वो आइन की सुपरवेसी अलमबरदारी के वो अलम थामे रहे। इस आपको इस बात से अंदाज़ा लगाए कि सिंध के जब वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने तो बने थे वो 3 माह के लिए। उसके बाद उन्होंने 7 माह बगैर वो गैर आइनी तौर पर उसके झूले झूलते रहे और कहते रहे कि मैं ठीक बनाऊँ। लोगों ने बारहा कोशिश की, लिखा भी, इस पर बात भी की कि बड़े ही आपके बारे में बड़ी एक परसेप्शन थी कि बड़े आप आइन को मानने वाले और बड़े दिलेर दबंग किस्म के जज रहे हैं, जस्टिस हैं, आपके फैसले भी बड़े अच्छे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? वो उन्होंने कहा कि मैं तो सीए में बना हुआ हूँ और झूले ले रहा हूँ, प्रोटोकॉल गंजाई कर रहा हूँ। हाँ 6 माह वो सिंध के सीए में गैर आइनी तौर पर रहे ना जी। 3 माह तो चले होते लेकिन 9 माह रहे वो, 6 माह गैर आइनी तौर पर रहे। और अच्छा हुआ जी कि उन्होंने माजरत कर ली है डाक जज बनने से। उन्होंने कहा कि मैं नहीं। अब लोग कहते हैं कि उनका कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है जस्टिस मकबूल बाकर साहब के हवाले से। अच्छा राय साहब एक बात बताएं यार, वैसे एक बात है, डाक जजेस अगर आ जाते हैं और एक एसओपी अंदर तय पा जाता है कि यार बस इनको जो हाजी अल्लाह दीता बनाम सरकार टाइप केसेस हैं वही दिए जाने और वो 30-40 हज़ार से निपटाने हैं, तो हर जगह वैसे मुझे ये बताएं कि डाक जजेस, देखिए डाक जजेस सोहेल साहब, आप मेरा केस लगा हो ना, आपका केस लगा हो ना और मेरा केस डाक जजेस को बेंच सुन रहा हो ना, तो मैं उस पर इतराज कर दूं कि भाई आप ना सुने मेरा। यहाँ पे कोई एक जज जो ऐसे कोई रिमार्क देते फिर हमें अगले 6 महीने वो किसी बड़े बेंच में नजर नहीं आता, तो इनके मुतालिक ऐसा क्यों मुमकिन है? रिटायरमेंट पे ये भी हम कैसे सुन सकते हैं? बकौल शेर अफजल मरवत, जरूरी तो नहीं होता ना आप किसी आइन कानून का बहाना देके उनको बाहर करें। बकौल आप एक इंटरनल सेटिंग बना सकते हैं, यार हमारे तहफुजात हैं उनके ऊपर, चीफ साहब आप इन्हें ला रहे हैं, तो ये यही केसेस सुनेंगे। बकौल शेर अफजल मरवत के रिटायर्ड जज जो होता है ना, उसको घर में खतने पर नहीं बुलाया जाता है। यार यहाँ तो क्या ऐसा नहीं होता यार, रिटायर्ड जज ऐसा तो होता है। रिटायर्ड ये मैं शेर अफजल मरवत ने कहा था, मैंने नहीं कहा। शेर अफजल मरवत बस इसी बातों की वजह से मरवत साहब और उनके वकील याद नहीं, मरवत साहब ना मरवत नहीं रखते थे कोई, तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, इस कॉम्बिनेशन को राय साहब ये बताएं कि जो पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट की एक हेड ऑन की पोजीशन बनाई जा रही है, अगले चंद दिन में ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, इस पे क्या कहते हैं? यार ये देखिए, अभी एक सोहेल साहब ने एक बात की अभी थोड़ी देर पहले, इन्होंने बात की कि स्पीकर पर नज़र रखे, वो एक रूलिंग दे सकता है। यार अगर स्पीकर रूलिंग दे सकता है तो कासिम सूरी ने क्या दिया था? वो उसे फट मारी थी उधर, मतलब देखे ना उसे क्या किया था कासिम सूरी ने। अच्छा ये फिर क्या है? एक चीज़ मैं इसमें शामिल करूं आप दोनों के लिए, वो ये है कि ये जो पाबंदी वाला मामला ना पीटीआई पे, ये सारी मूव करने के बाद जजेस को थोड़ा सा प्लान ये है गवर्नमेंट का कि थोड़ा सा बैकफुट पे धकेलेंगे, ठीक है, और जब बैकफुट पे थोड़ा सा धकेल जाएगा तो उसके बाद फिर ये पीटीआई पे पाबंदी का रेफरेंस यहाँ आएगा। बैकफुट पे कैसे, मतलब जैसे मंसूर अली शाह हैं एक में मिसाल के तौर पर, उन्हें आप क्या बैकफुट पे धकेलेंगे? यही मैंने सानू सीटा दे बस। और लेकिन मेरे ख्याल में मेरे जो आप, जैसा मुझे आप लग रहा एक है चीज को इग्नोर कर रहे हैं, रेफरेंस नहीं आएगा। आपने मूडीज की और फिच की रिपोर्ट देखी है? देखी है जो पिछले 2 दिन में आई है। फिच कब से यार ये रिपोर्टिंग कर रहा है? वो तो उसकी तो डोमेन ही अलग है, वो तो इकोनॉमिक पर करता है। ये तो इकोनॉमिक में क्या रहना, इनको माशी मुश्किलात हुई क्योंकि इनके पास स्टेबल मैंडेट नहीं है, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है। लोगों ने इमरान खान के आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दिया, ये वो कह रहा है 18 माह की टोटल इसकी हुकूमत है और शहबाज साहब की हुकूमत चली जाएगी घर, ये बात और उसके बाद टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा, वो ये बातें कर रहे हैं। वही जो निगरान सेटअप है पंजाब और केपी में था टेक्नोक्रेट टाइप का, उसी टाइप का ही आना। मोदी ने एक रिपोर्ट जारी की है जी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है जीडीपी की शरह से हिंदुस्तान 5वें नंबर पर है, हमारा पड़ोसी मुल्क, और अफगानिस्तान 189 नंबर पे है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई 200 प्लस है, हमसे 3 मुल्क बाकी नीचे है। मतलब हमने डबल सेंचुरी मारी हाँ, है, डबल सेंचुरी मारी, आउट हो गया। हाँ, हमसे 3 मुल्क नीचे है, वो पता नहीं मुल्क कौन से 3 मुल्क नीचे है बस। चलें यार, बहरहाल जी ये डबल सेंचुरी मार गई, इस पर ऐसा आपको भी मुबारक हो, सुहेल साहब आपको भी मुबारक हो, और इंशाल्लाह बस निकलने की तैयारी करो, आगे फिर इंशाल्लाह देखी जाएगी। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, मजीद खबरें होंगी तो इंशाल्लाह सेकंड वीडियो भी आज करेंगे इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।